हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी लाइन को सीधा करके सही रूप से बैठ जाइए ताकि बीच बीच में हमें डांटना न पड़े आप लोगों को। ठीक। आज हम क्लास 10वीं का विद्युत चैप्टर का फुल वीडियो लेकर आया हूँ और अच्छे से आप लोग इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको विद्युत चैप्टर का सरल से सरल भाषा में और हर एक परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक। विद्युत इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक। अब हम समझेंगे विद्युत क्या है। ठीक है, बस आप केवल सुनते जाइएगा विद्युत क्या है, क्योंकि मैं और आप लोग पेपर और पेन लेकर बैठे भी रह सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, और नोट्स के लिए क्या बनाना है, पिछले वीडियो में मैंने आपको हस्तलिखित प्रोवाइड करा दिया है जितने भी नोट्स थे। ठीक है, अब देखिए विद्युत क्या है कि विद्युत एक अज्ञात अद्भुत शक्ति होती है जो अपने अंदर अन्य हल्की वस्तुओं को आकर्षण करने का क्या रखता है? गुण रखता है। विद्युत एक अज्ञात अद्भुत शक्ति है जो अपने अंदर अन्य हल्की वस्तुओं को आकर्षण करने का गुण रखता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। ठीक। विद्युत शब्द का सबसे पहले नाम दिया था सर थॉमस ब्राउन ने दिया था। ठीक, ये भी कन्फर्म हो गया आपको। विद्युत आपको समझ में आ गया कि विद्युत एक अज्ञात अद्भुत शक्ति है जो अपने अंदर अन्य हल्की वस्तुओं को आकर्षण करने का गुण रखता है। विद्युत शब्द का सबसे पहले नाम दिया था सर थॉमस ब्राउन ने दिया था। ठीक। दूसरी चीज होता है विद्युतमय। क्या होता है? विद्युतमय। विद्युतमय है क्या? विद्युतमय क्या है? जब किसी वस्तु में विद्युत का गुण आ जाता है, जब किसी वस्तु में विद्युत का गुण आ जाता है तो वह वस्तु क्या कहलाता है? विद्युतमय कहलाता है। जब किसी वस्तु में विद्युत का गुण आ जाता है तो वह वस्तु विद्युतमय कहलाता है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं विद्युत का पहला चैप्टर, यानी पहला टॉपिक जो है वो है आपका विद्युत आवेश। विद्युत आवेश जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। अब हमें समझना कि विद्युत आवेश क्या है। बस आसान से परिभाषा को समझ लीजिएगा कि विद्युत आवेश को समझने के लिए थोड़े से आपको समझना है पदार्थ। क्या समझना है? पदार्थ। प्रत्येक जो पदार्थ होता है, प्रत्येक पदार्थ, ठीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों कणों से मिलकर क्या होता है? बना होता है। प्रत्येक पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों कणों से मिलकर क्या होता है? बना होता है। ठीक, क्लियर हो गया? तो हर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन भी पाया जाएगा, प्रोटॉन भी पाया जाएगा और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के वैज्ञानिक का नाम क्या है? आप जानते हैं, एक ट्रिक है, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन के वैज्ञानिक का नाम है टॉमसन। पी से प्रोटॉन, रे से रदरफोर्ड, एन से न्यूट्रॉन तो हो जाएगा चैडविक। क्लियर, समझ में आ गया ना? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों कणों से मिलकर क्या बनता है? मेरा पदार्थ बनता है। अब हम चलते हैं विद्युत आवेश की परिभाषा पर। पदार्थ समझ में आ गया ना? अब यहाँ पर आराम से आप विद्युत आवेश की परिभाषा समझ सकते हैं। तो विद्युत आवेश की परिभाषा है कि जब किसी पदार्थ में उपस्थित, सुनते जाइएगा, जब किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो या क्या हो? वृद्धि हो, तो उस पदार्थ में एक प्रकार का विशेष गुण उत्पन्न हो जाता है और इसी गुण के कारण उस पदार्थ में विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। फिर से सुनिएगा आप लोग कि जब किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होती है? कमी होती है या वृद्धि होती है, तो उस पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न होता है और उसी गुण के कारण पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। उसे क्या कहा जाता है? विद्युत आवेश कहा जाता है। कोई पदार्थ है और उस पदार्थ में कह रहा कि इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है, और यह इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? वृद्धि होती है।
तो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की जब कमी हो या क्या हो, वृद्धि हो, तो उस पदार्थ में एक विशेष प्रकार का क्या उत्पन्न हो जाता है, गुण, और इसी गुण के कारण उस पदार्थ में विद्युत और तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो बोलेंगे किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो उसमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न होता है, उसी गुण के कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक, क्लियर हो गया। अब समझिएगा, यहाँ पर विद्युत का संकेत, विद्युत आवेश का संकेत होता, आवेश को हम लोग Q से प्रदर्शित करेंगे। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। कूलाम किससे दर्शाते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया ना। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, आवेशों का नामांकन पढ़ना है। आवेशों का नामांकन, आवेशों का नामांकन, आवेशों का नामांकन सन 1750 ईस्वी में, सन 1750 ईस्वी में, ठीक है, वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने आवेशों का अध्ययन करने के बाद पाया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। सन 1750 ईस्वी में वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने क्या किया था, विद्युत आवेश पर क्या किया, विद्युत आवेश को रिसर्च किया और अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद पाया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका धनावेश और दूसरा आपका है ऋणावेश। ठीक, अब धनावेश और ऋणावेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होती है तो धनावेश है, और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो क्या होती है, ऋणावेश होती है। ध्यान दीजिए, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती जाएगी तो वह वस्तु क्या हो जाएगा, धनावेशित, और यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती जा रही है तो वस्तु क्या मानी जाती है, ऋणावेशित मानी जाती है। जैसे मान लीजिए हमने 2 पदार्थ ले लिया, एक पदार्थ ले लिया, मान लीजिए कांच का छड़ हो गया, और ये मान लीजिए कांच का छड़ है और ये रेशम का क्या है, टुकड़ा है। जब हम रेशम के टुकड़े पर कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो कांच की छड़ हो गया और रेशम का टुकड़ा, चाहे इस पे आप रेशम की टुकड़े पे कांच रगड़िए या कांच पे रेशम के टुकड़े, जब कांच की छड़ पे रेशम के टुकड़े को हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, और रेशम की टुकड़ा क्या होती है, उतना ही ऋणावेशित हो जाती है। इसलिए होता है क्योंकि जो कांच की छड़ आपका धनावेशित हुआ है, ये क्या करता है कि इसमें से, कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकल के किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, रेशम की टुकड़े में जा रहा है। तो रेशम की टुकड़े में जा, तो जिससे इलेक्ट्रॉन की निकल कर रेशम के टुकड़े में जा रहा था, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसमें कांच की छड़ में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कांच की छड़ में जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये धनावेशित होगी, और रेशम के टुकड़े में इलेक्ट्रॉन की जब वृद्धि होगी तो रेशम का टुकड़ा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो आई होप का आपको विद्युत आवेश आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर परिभाषा हमने दिया था कि किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है या उसमें कमी होती है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि और कमी की बात चले, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की चर्चा चलती है, तो वहाँ पर उसका सूत्र होता है Q बराबर क्या होता है, N इंटू E होता है। तो Q बराबर N इंटू E के लिए हमें ध्यान देना है, कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा कि जब हम इसमें पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या पढ़ेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कि वे परमाणु जिनके नाभिक से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहरी कक्षा में जाता है। मान लीजिए छोटा सा नाभिक है
और नाभिक के बाहर से। तो ही है कि वे परमाणु जिनके नाभिक से इलेक्ट्रॉन निकल कर बाहरी कक्षा में क्या करता है, गति करता है, तो उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये नाभिक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर बाहरी कक्षा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो बाहरी कक्षा में जब गति करता है तो इसी इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर हमने देखिए Q बराबर N इंटू क्या लिख दिया, E लिख दिया। इतना समझ में आपको आ गया। अब हम चलते हैं इसके कुछ और चीज़ों पर। तो Q बराबर जो N इंटू ई दिया है, तो यहाँ Q बराबर N इंटू ई जो है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन आवेश बराबर 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम होता है। नोट में क्या जानना है कि प्रोटॉनों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उतना किसका होता है, प्रोटॉन का भी होता है। ये आपको कन्फर्म होना चाहिए, ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, न्यूमेरिकल। प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन है आपका, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो हमें यहाँ ध्यान देना कि एक कूलाम दिया है आवेश और कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई है कि नहीं आई है। तो इलेक्ट्रॉनों की जहाँ संख्या होती है, जहाँ आवेश होती, तो वहाँ पर हम लोग सूत्र क्या लगाएंगे, Q बराबर क्या लिखेंगे, N इंटू ई। अब Q आवेश का मान कितना दिया है, एक कूलाम दिया है, तो यहाँ हो जाएगा एक, N हो जाएगा, N तो पूछा ही है, E मतलब 1.6 गुणे 10 के घाते -19 हो गया। अब ये जो गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते -19 है, गुणे में है, तो दूसरे पक्ष में आएगा तो क्या बनेगा, बटे बनेगा। तो हो जाएगा 1/1.6 गुणे 10 के घाते -19 बराबर N हो गया। अब 1.6 में 1 का जब हम भाग देंगे तो यहाँ दशमलव, इसको पूर्णांक बना लीजिए। तो किसी भी दशमलव को पूर्णांक बनाने के लिए जितने अंक पर दशमलव है, तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे इकाई दहाई। तो दहाई मतलब होता है 10, 10 से नीचे भी गुणा होगा, 10 से गुणा ऊपर भी होगा। तो 1 गुणे 10 बटे 1.6 गुणे 10 फिर गुणे 10 के घाते -19 बराबर कितना हो गया, N। अब 10 एक कम में कितना होगा, 10 हो जाएगा। अब 1.6 में 10 का गुणा करेंगे तो आएगा 16 गुणे 10 के घाते -19 बराबर N। 16 से 10 काटेंगे तो आएगा 0.625 आएगा। आप साइड में भाग दे के देख लीजिए, 16 में 10 का भाग जाएगा नहीं, दशमलव उतारेंगे, 16 छक्का कितना होगा, 96 होगा, 4 उतरा, फिर यहाँ शून्य बढ़ेगा, 16 दूना कितना हो गया, 32 हो गया, 8 उतरा, 16 पचे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इस तरह हमने 16 में 10 का भाग दिया तो 0.625 आया। तो 0.625 गुणे 10 के घाते -19 जो दिया है हर में है, अंश में जब ले जाएंगे तो बनेगा 10 के घाते 19 बराबर N। अब यहाँ पर दशमलव के पहले क्या है, शून्य है, जबकि फिजिक्स कहता है दशमलव के पहले शून्य नहीं होना चाहिए, बल्कि दशमलव के पहले कोई ना कोई अंक होना चाहिए। तो यहाँ दशमलव को उठा के अगर यहाँ ले आएँ तो आएगा 6.25 गुणे 10। तो दशमलव जब बाएं से दाएं चलता है, बाएं से क्या चलता है, दाएं, तो बाएं से दाएं चलेगा तो ये पावर 19 है ना, तो एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18, तो हो जाएगा N। तो आ गया कितना, 6.25 गुणे 10 के घाते 18। पूछा जाएगा एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो आप बोलेंगे एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणे 10 की घाते 18 क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम चलते हैं विद्युत धारा पर। किस पे चलेंगे, विद्युत धारा पर। विद्युत धारा,
विद्युत धारा को इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कैसे समझेंगे? सेम कंडीशन है कि विद्युत आवेश अगर अच्छे से समझ में आया है तो विद्युत धारा भी समझ में आ जाएगा। आवेशों के प्रवाह दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह दर को, यानी कोई आवेश है उसमें प्रवाह दर बह रही है, इससे धारा बह रही है, तो आवेशों के प्रवाह दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। तो विद्युत धारा का संकेत होता है आई। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो आवेशों के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसका संकेत आई होता है, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसको समझेंगे कि इसके सूत्र को कैसे लिखना है। तो सूत्र को लिखने के लिए बहुत अच्छा है कि आप लिखेंगे यदि किसी चालक में t समय में q आवेश प्रवाहित हो रही है। यदि कोई चालक हो और t समय में q आवेश प्रवाहित हो रही हो, यदि किसी चालक में, मान लीजिए ये चालक है, यदि किसी चालक में t समय में q आवेश प्रवाहित हो रही है तो चालक में प्रवाहित धारा बराबर होगा आपका आवेश बटे क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। क्लियर हो गया? विद्युत धारा को हम दर्शाते हैं आई से। आई बराबर हो जाएगा आपका Q बटे टी। आई बराबर क्या निकल के आया? Q बटे टी। अब आई बराबर Q बटे जो टी निकला है, अगर इसको क्रॉस गुणा करें तो Q बराबर निकल के आएगा IT। Q बराबर IT निकल के आया। तो यहाँ पर इसको देखिए, Q बराबर N इंटू ई निकला था, तो Q बराबर निकल के आया IT। Q बराबर क्या हो गया? आपका IT हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। तो विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, लेकिन सूत्र से अगर निकालना, इसके परिमाण से निकालना तो कैसे निकालेंगे? आवेश का मात्रक होता है कूलाम और बटे का मतलब होता है प्रति समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो यहाँ दूसरा भी मात्रक निकल के आ गया कि विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड भी होता है और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर भी होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम कुछ विद्युत धारा के छोटे मात्रक भी चलते हैं। तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 की घाते माइनस 6 एम्पियर होता है। 10 की घाते माइनस 6 एम्पियर होता है। ठीक, एक आपके मिली एम्पियर बराबर होगा कितना? 10 की घाते माइनस 3 एम्पियर होगा। तो इस तरह से हमने क्या किया? विद्युत धारा का भी टॉपिक अच्छे से क्या किया? समझ लिया। अब विद्युत धारा के बाद हम चलते हैं विद्युत धारा के बाद हम चलते हैं कुछ इसके आवेश के प्रवाह के दृष्टि से पदार्थ जो होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। यानी विद्युत आवेश के प्रवाह दर के अनुसार पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ में अगर विद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा है तो कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला पॉइंट होता है आपका सुचालक होता है। ठीक, अब सुचालक किसे कहा जाता है? बोलेंगे कि वे पदार्थ जिनमें ठीक है, वे पदार्थ जिनमें आवेश जो होता है एक स्थान से क्या होता है? दूसरे स्थान तक आसानी से या सुगमता से क्या होता है? चला जाता है। बोलेंगे वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से चला जाता है उसे सुचालक कहते हैं। और सुचालक में जैसे आता है चांदी, तांबा, क्लियर हो गया? तांबे को कॉपर भी बोलते हैं, एल्युमिनियम, ये सब चांदी, तांबा, एल्युमिनियम जो है ये सब आपके क्या है? विद्युत के सुचालक है। विद्युत के क्या है? सुचालक है। और इसमें सबसे अधिक धारा किसमें प्रवाहित होती है? चांदी में होती है। क्लियर, समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट हम चलते हैं कुचालक पर। कुचालक क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित नहीं होती है उसे हम कहते हैं कुचालक कहते हैं। जैसे सूखा
सूखा क्या हो, लकड़ी हो, तो सूखे लकड़ी में जब हम प्रवाहित धारा करेंगे तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए वो बोलेंगे विद्युत क्या है कुचालक है। तीसरा पॉइंट होता है अर्धचालक। कौन सा चालक होता है, अर्धचालक होता है। अर्धचालक क्या होता है, सिंपल जानिएगा कि वे कुचालक क्या बोलेंगे, वे कुचालक यानी वे पदार्थ जो समान अवस्था में क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, परंतु उसमें कुछ अपद्रव्य मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, अर्धचालक बन जाता है। जैसे आता है सिलिकॉन, क्या आता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम। ठीक है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दो ऐसे पदार्थ होते हैं कि इसमें ये विद्युत के लिए क्या है, कुचालक हैं, लेकिन इन दोनों में जैसे ही कुछ अपद्रव्य मिला दिया जाए तो ये तुरंत क्या बन जाता है, विद्युत का क्या बन जाता है, सुचालक बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, विद्युत धारा, विद्युत आवेश को प्रभावित करने वाले कुछ क्या थे, सुचालक और कुचालक और अर्धचालक पदार्थ थे। अब अगली पॉइंट हम चलते हैं विद्युत विभव पर। किस पे चलते हैं, विद्युत विभव। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, समझिएगा, विद्युत विभव को समझिएगा अच्छे से। विद्युत विभव ये कहता है कि हम कोई चीज़ कह दिए हैं और कहने के बाद वह चीज़ मुझे मिलना चाहिए, वह चीज़ हमें क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब बढ़ना चाहिए, तो हम किसी बच्चे से कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, तो कहीं ना कहीं से हम कहेंगे चाहे जहाँ से मेरे चैनल को क्या करो, 1000 तक सब्सक्राइब तक पहुँचाओ, तो चाहे जहाँ से बात कर रहा है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर हमारा विद्युत विभव की चर्चा हो रही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे होता है। तो हम कह रहे हैं क्या आपको कि कोई एकांक धनावेश, क्या कह रहा है, एकांक धनावेश, मान लीजिए यहाँ लिख दिए एकांक धनावेश। अब कोई एकांक धनावेश जो है और ये इसका पूरा टोटल एरिया है, किसका एरिया है, विद्युत क्षेत्र का एरिया है। किसका एरिया है, विद्युत क्षेत्र का है। लीजिए पूरा ये विद्युत क्षेत्र है। क्लियर, समझ में आ गया ना। किसी यानी बोला जा रहा कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। फिर से समझिएगा, एक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव को दर्शाया जाता है V से। क्या दर्शाया जाता है, V से। तो V बराबर होता है W/Q। क्या होता है, W/Q। क्यों, क्योंकि देखिए इकाई कह रहा कि एक आवेश है ना, तो यहाँ कह रहा कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। दूसरी परिभाषा आप बोल सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि दूसरी परिभाषा इसका ये होता है कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। फिर से सुनिएगा, ठीक है। किसी परीक्षण आवेश को, कोई आवेश परीक्षण किया गया पहले से, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव किससे दर्शाया जाता है, V से, और V बराबर होता है W/Q। अब यहाँ से दो मात्रक निकलेंगे। विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। क्लियर हो गया। और यहाँ पर इससे सूत्र से निकालेंगे तो कार्य का मात्रक होता है जूल, और बटे का मतलब प्रति, कुलाम का मतलब आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। तो ये हो गया विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कुलाम, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट भी होता है। तो यहाँ तक आपको क्या हुआ, समझ में आ गया। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये परिभाषा याद हो गया ना विद्युत विभव का। दोनों परिभाषा सही है। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। और ये जो परिभाषा ये भी सही है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक परिभाषा आप कंटेस्ट कर लीजिए जिससे आपको आसानी से लिखने आ जाए, समझ में भी आ जाए। ठीक, यहाँ तक आ गया समझ में।
अब हम चलते हैं विद्युत विभवांतर पर। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सेम वही कंडीशन है जैसे मैं बोला हूं, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ऐसे सेम इसको भी विद्युत विभवांतर में भी बोलेंगे। यहाँ पर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहेंगे? विद्युत विभवांतर कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत विभवांतर। मान लीजिए ये दो बिंदु हो गया, ए हो गया और क्या हो गया? बी हो गया। क्लियर हो गया ना? तो कहा जा किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। यहाँ पर V1 था तो यहाँ पर क्या था? V2 था। तो यहाँ पर देखिए विद्युत विभवांतर को दर्शाते हैं डेल्टा V से, तो डेल्टा V बराबर होगा V2 माइनस क्या होगा? V1 होगा। तो सूत्र हो जाएगा डेल्टा V बराबर W बटे क्या होगा? Q होगा। जो मात्रक विभव का होगा वही इसका मात्रक होगा, इसका भी मात्रक वोल्ट होगा, इसका मात्रक जूल प्रति क्या होगा? कूलाम होगा। तो आई होप आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत क्या हो गया? विभवांतर हो गया। ठीक, क्लियर हो गया ना? यहाँ पर अब इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद आपका टॉपिक है ओम का नियम। कौन सा नियम है? ओम का नियम। अगर ओम का नियम अच्छे से आपको समझ में आ गया तो समझिए आपको प्रतिरोध भी आ गया। तो सबसे पहले हम प्रतिरोध नहीं बताएंगे, सबसे पहले बताएंगे ओम का नियम। ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम का क्या हो गया? नियम हो गया। अब ओम का नियम जो है आसानी से समझिएगा, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन नाइट। ये परीक्षा के नज़र में बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट होता है ओम का नियम, खास तौर से क्लास 10 के लिए। ठीक है ना? अब ओम का नियम लिखने के लिए देखिए मैं तरीका यहाँ लिख के बताऊंगा इसको। ओम का नियम कैसे लिखना है तो ऐसे लिखिएगा, वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार, बस लिख के छोड़ दीजिए, वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार। अब डबल इन्वर्टेड काम लिखेगा, है ना? डबल इन्वर्टेड काम में कैसे लिखेंगे ध्यान से आप लोग देखेंगे आप लोग कि यदि किसी धातु के तार में, यदि किसी धातु के तार में, यदि किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ब्रैकेट में आई, याद करिएगा, यदि किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई हो गया, उस तार के, तथा बोलेंगे उस तार के मध्य सिरों, तथा उस तार के क्या करा है? मध्य सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। डबल इन्वर्टेड कामा क्या करिए? बंद कर दीजिए। आया समझ में ना? कह रहा है यदि किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई तथा उस तार के मध्य सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अतः लिखेंगे V अनुक्रमानुपाती I। ऐसा कब संभव है? जब तार का ताप क्या हो? निश्चित हो। जब तार का ताप क्या हो? निश्चित हो। क्या हो? निश्चित हो। ठीक है ना? जब तार का ताप क्या हो? निश्चित हो, या भौतिक अवस्थाएं जैसे क्षेत्रफल व लंबाई में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन न हो,
तब यहाँ पर ओम का नियम क्या होगा, लागू होगा। फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, ओम का नियम एकदम आराम से लिखिएगा और आराम से याद कर लीजिएगा। कैसे लिखेंगे ओम के नियम में, पहले लिखेंगे वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम के नियम के अनुसार, लिख दिए। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे यदि किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई, फिर से बोल रहे हैं, बार बार रिपीट करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। यदि किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई तथा उस तार के मध्य सिरों के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। अतः V अनुक्रमानुपाती I। ऐसा कब संभव है, जब तार का ताप क्या हो, निश्चित हो, या भौतिक अवस्थाएं जैसे क्षेत्रफल व लंबाई में कोई परिवर्तन ना हो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि V, इस चिन्ह को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक नियतांक R लगाना पड़ता है। तो R इंटू क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो यहाँ पर बन गया V बराबर R इंटू I, या लिख सकते हैं V बराबर I इंटू R, हो गया ना। अब इसका एक ट्रिक बनाए थे कि ट्रिक में इसको याद कर लीजिएगा, VIP, क्या लिखेंगे, VIP। तो ये जो VIP है इसको अगर सूत्र में कन्वर्ट करेंगे तो V बराबर I बनेगा और जो P है ये क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। आ गया ना आपको समझ में। तो V बराबर I इंटू क्या होता है, R होता है। R क्या है आपका, एक नियतांक है, एक क्या है, नियतांक है। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो ओम का नियम तो आपने अच्छे से समझ गया, ठीक। अब ओम के नियम के बाद हम क्या करते हैं, ये जो नियतांक होता है ना, नियतांक का मान जो होता है, नियतांक का मान जो R है, ये नियतांक जो R है यह चालक के आकार समझ में आ रहा है ना, और पदार्थ के ताप पर क्या करता है, निर्भर करता है। पदार्थ के ताप पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो ये बोलेंगे जो R नियतांक होता है यह चालक के आकार और पदार्थ के ताप पर निर्भर करता है, इसलिए इस चालक को हम क्या कहते हैं, इस चालक को प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का परिभाषा एक यहाँ से निकल गया ओम के नियम के अनुसार। क्लियर हो गया ना। अब हम चलते हैं आपको बताने कि ये जो आपका प्रतिरोध आया R आया, अब ही ओम का नियम अगर अच्छे से जान गए हो तुरंत अभी प्रतिरोध भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए कैसे, शॉर्ट स्क्रीन लेना हो तो ले सकते हैं आप इसको। क्या लिखेंगे, प्रतिरोध, क्या लिखेंगे, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, इसका संकेत होता है R, ठीक। जैसे ओम का नियम ने आपने जाना कि जॉर्ज साइमन ओम के नियम के अनुसार बताएगा कि यदि किसी धातु की तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है I, ठीक, और तथा उस चालक तार के मध्य सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर था उसका एक अनुक्रमानुपाती हो गया था, तो उसे ओम का नियम कहें। लेकिन उसी ओम के नियम के परिभाषा से हम प्रतिरोध की भी क्या बताने जा रहे हैं, परिभाषा। समझिएगा प्रतिरोध की परिभाषा क्या होता है। यदि किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, मान लीजिए आपका क्या है, चालक है, यदि किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I हो गया और चालक तार के मध्य सिरों के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर जो होता है एक अनुपात जो है नियतांक के क्या होता है, बराबर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो हमारा प्रतिरोध का फार्मूला क्या निकल के आया, V बराबर I इंटू क्या निकल के आया, V बराबर I इंटू R तो होता है, लेकिन R बराबर निकल के आएगा V बटे I। क्लियर हो गया ना। एक बार फिर से प्रतिरोध का परिभाषा और ओम का जो स्टेटमेंट है दोनों एकदम सेम मिल रहा है। जैसे मैंने ओम वाले में बताया, क्या बताया कि यदि किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I, ठीक, तथा उस तार के मध्य सिरों के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये तो हो गया ओम का स्टेटमेंट, लेकिन सेम यही स्टेटमेंट मैं प्रतिरोध में भी बता रहा हूँ कि यदि किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I और उस धातु के तार के मध्य सिरों के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर जो होता है एक नियतांक के क्या होता है, बराबर होता है, तो R बराबर V बटे क्या लिख दिया गया, I लिख दिया गया। तो देखिए मैंने ओम के
नियम से प्रतिरोध का भी क्या बन गया, परिभाषा बन गया। और प्रतिरोध को दर्शाया जाता है कैपिटल आर से, और इसका सूत्र होता है आर बराबर वी बटे क्या होता है, आई होता है। ठीक, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। और ओम का संकेत इस चिन्ह से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और प्रतिरोध का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो होता है आपका मेगा ओम। क्या होता है, मेगा ओम। तो 1 मेगा ओम बराबर होता है, 1 मेगा ओम बराबर 10 के घाते 6 ओम होता है, 10 के घाते 6 ओम होता है। तो आई होप आपको यह जो ओम का नियम और प्रतिरोध का जो था, इन दोनों का स्टेटमेंट अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। बस आप अच्छे से समझते चलिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब हम चलते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं निम्न है। पहला पॉइंट है चालक तार की लंबाई पर। चालक तार की लंबाई पर। अब देखिए चालक तार की लंबाई कह रहा है। अब चालक तार की लंबाई में कैसे आपको बताना है ये सुनिएगा, ठीक है। कह रहा कि चालक तार का प्रतिरोध क्या हो गया, आर। चालक तार, किसी चालक तार का प्रतिरोध क्या हो गया, आर हो गया। और उस चालक तार की लंबाई जो होती है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहला पॉइंट क्या था, आर अनुक्रमानुपाती यल। अगर आर अनुक्रमानुपाती यल लिखें तो इसका स्टेटमेंट ऐसे देंगे कि चालक तार का प्रतिरोध आर और उस चालक तार की लंबाई उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो आर अनुक्रमानुपाती यल, अर्थात इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि चालक तार की लंबाई बढ़ती जाए, चालक तार की लंबाई क्या होती जाए, बढ़ती जाए, तो जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ती जाए तो जान लीजिए प्रतिरोध भी क्या होता जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। समझ में आया ना। तो चालक तार की लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। जैसे छोटा तार है तो प्रतिरोध छोटा होगा, लेकिन जैसे जैसे तार बढ़ता जा रहा है, तार बढ़ता जा रहा है, तो यही बोला गया कि चालक तार की लंबाई बढ़ती जाएगी तो प्रतिरोध भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये पहला प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला क्या है, कारक है। ठीक, इस तरह से अब हम दूसरी पॉइंट आपको समझाते हैं। चालक तार की मोटाई, चालक तार की मोटाई क्षेत्रफल पर। किस पर बोलेंगे, क्षेत्रफल पर। अब चालक तार की मोटाई और क्षेत्रफल कह रहा है तो फिर वही बोलेंगे, यदि किसी चालक का प्रतिरोध क्या हो गया, आर। यदि किसी चालक का प्रतिरोध आर हो गया और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता, तो उसके क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से सुनिएगा, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध आर हो जाए और उस चालक तार का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या हो, व्युत्क्रमानुपाती हो, तो आर अनुक्रमानुपाती 1 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चालक तार जितना मोटा होता जाएगा तो उसका प्रतिरोध उतना क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो तार जैसे जैसे देखिए पतला तार रहेगा तो इसका एरिया कम है, तो यहाँ इतना एरिया कम यानी कवर करने के बाद जस्ट यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन तार जब मोटा रहेगा तो पहले ये अपना एरिया कवर करेगा तब आगे पहुँचेगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि चालक तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना क्या होगा, कम होगा, और चालक तार जितना पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना अधिक क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये 2 टॉपिक हो गए। तीसरी टॉपिक आपका है, तीसरी टॉपिक है कि चालक तार के पदार्थों पर। चालक तार के पदार्थों पर। अब चालक तार के पदार्थ की बात चल रही है। कह रहा कि यदि समान लंबाई के 2 तार ले लें, मान लीजिए एक
5 सेंटीमीटर का हो गया, और फिर दूसरा भी कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। तो यदि हम समान लंबाई के दो तार लें, 5-5 सेंटीमीटर के ले लिए, ठीक, लेकिन यह आपका कॉपर का और ये क्या है, एल्युमिनियम का है। समान लंबाई के भले हैं, लेकिन जो ये तार हैं, एक कॉपर का, ये क्या है, एल्युमिनियम के हैं। तो ये यदि समान लंबाई के दो तार हों परंतु वह अलग अलग पदार्थों से क्या हो, बने हों, तो ऐसे स्थिति में इनका जो प्रतिरोध होता है वो भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। कॉपर का प्रतिरोध कुछ अलग होगा, एल्युमिनियम का कुछ अलग होगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों को भी अच्छे प्रकार से क्या किया, समझ लिया। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध पर। किस पे चलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध जो है आपके सिलेबस में बहुत संक्षिप्त में दिया गया है। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। तो विशिष्ट प्रतिरोध है क्या, आप बस आसानी से समझिए। किसी चालक तार का प्रतिरोध R हो गया, किसी चालक तार का प्रतिरोध R हो गया, और तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। तार की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती। तो यही है, किसी चालक तार का प्रतिरोध R हो गया और उस चालक तार की लंबाई की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, क्लियर हो गया। फिर बोलेंगे किसी चालक तार का प्रतिरोध R हो गया और वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण क्या बन गया, 2 बन गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो R आपका है, ठीक है ना, अब यहाँ पर ये समीकरण 1 और 2 दिया है, तो हो जाएगा R अनुक्रमानुपाती आपका हो जाएगा L बटे क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर जब हम इस चिन्ह को हटाएंगे, इस चिन्ह को क्या करेंगे, हटाएंगे, तो यहाँ पर रो आएगा। क्या आएगा, रो। तो रो बराबर हो जाएगा आपका L बटे क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। लेकिन जब हम रो का फार्मूला निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए गुणे है, लेकिन जब हम R दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा R बराबर रो L बटे क्या हो गया, A। तो ये बटे में इसको भी बटे 1 बना लीजिए। यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे तो आएगा रो इंटू L बराबर RA आएगा। तो रो बराबर हो जाएगा RA बटे क्या निकल के आया, L। तो रो का सूत्र क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध का, रो बराबर होता है RA बटे क्या होता है, L होता है। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर रो एक आपका क्या था, नियतांक था। यहाँ रो क्या था, एक नियतांक था। क्लियर, समझ में आया। अब इस विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है ओम मीटर। बस आपको इतना ही इस विद्युत चैप्टर में क्लास हाई स्कूल में विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में जानना है। इससे अधिक डीपली आपको इसमें समझना नहीं है। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। अब हमारा इस चैप्टर में लास्ट हेडिंग चलने वाला है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए, प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है, प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार। पहला होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। ठीक, सबसे पहले हम समझेंगे श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करना है। मान लीजिए, माना 3 प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध। कौन कौन सा, एक R1, R2 और क्या हो गया, R3 हो गया। माना 3 प्रतिरोध क्या है, R1, R2 और क्या है, R3 जो है एक दूसरे से क्या है, जुड़े हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन करने में क्या होता है कि श्रेणी क्रम में धाराएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, समान होती हैं। इतना याद होना चाहिए कि श्रेणी क्रम में धारा कैसी होती हैं, समान होती हैं। अभी जो 3 प्रतिरोध हैं R1, R2 और क्या है, R3 है, इन तीनों प्रतिरोधों को जब हम परिपथ में परिपथ के रूप में बनाएंगे तो इस परिपथ में बनाने के लिए बैटरी की भी क्या है, ज़रूरत है। तो बैटरी हमारी लग जाएगी, बैटरी के साथ एक कुंजी लगेगी। क्या लगेगी, कुंजी।
ठीक, अब हम इन तीनों प्रतिरोधों को बैटरी और कुंजी के साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि माना 3 प्रतिरोध है, तो इसमें श्रेणी क्रम में क्या नियम होता है, नियम ये होता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, प्रत्येक प्रतिरोध का, देखिए प्रतिरोध ऐसे बनता है, हो गया ना, प्रत्येक, एक प्रतिरोध मतलब प्रत्येक होगा, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये पहला सिरा है और एक कौन सा सिरा है, दूसरा। प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या हो, जुड़ा हो। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या हो, जुड़ा हो। ठीक, क्लियर हो गया। अब फिर ऐसे है, फिर प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले सिरे से क्या हो, जुड़ा हो। तो इसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। अब इन दोनों बिंदुओं को, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और यहाँ पर कौन सा बिंदु हो गया, डी हो गया। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया आपको। अब इन दोनों बिंदु, ए बिंदु को और डी बिंदु को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एक बैटरी लगाएंगे और एक यहाँ पर क्या लगा देंगे, कुंजी लगा दिए। ठीक, क्लियर, समझ में आया। कुंजी और ये क्या है, बैटरी है। आपको पता होगा कि धारा पुराने समय में वैज्ञानिक बताए थे कि धन दिशा में जाती थी, लेकिन आधुनिक समय में ऋण से किधर जाती है, धन की ओर। तो यहाँ ऋण है, यहाँ पर धन है, तो तीर ऐसे बनेगा, फिर यहाँ पर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा। ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा है। ऐसे होगा, ऐसे आपका एरो लग गया ये धारा का। ठीक, अब यहाँ पर ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये क्या हो गया, R3 हो गया। इसको V1 मान लीजिए, इसको V2 मान लीजिए, इसको V3, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो आपका विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन धारा कैसी बहती है, समान। आइए देखिए कैसे धारा समान बहती है। जब यह बैटरी यानी जब ये कुंजी को हम ओपन और ऑन करेंगे तो बैटरी से जब धारा निकलेगी तो आई जा रहा है, लेकिन जैसे आई इस बिंदु पर पहुंचेगा तो इस बिंदु पर क्या धारा चेंजिंग हुआ, नहीं ना। तो धारा एक ही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो धारा एक ही दिशा में जा रहा है, तो इसीलिए बोला जाता है श्रेणी क्रम। लेकिन जब धारा अपनी दिशा को क्या करती है, बदल लेती है, तो हम मान लेते हैं कि वो किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो आपको यह फिगर समझ में आ गया, इसका थ्योरी और इसका जो माने थे कि माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 जो है बैटरी से जोड़ेंगे और किसके, कुंजी से जोड़ेंगे। तो हमने फिगर बना लिया। अब फिगर के बाद इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो लिखेंगे अब ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो ओम के नियम से हमें फार्मूला लगाना है। तो ओम के नियम से फार्मूला पहला हम क्या लगाएंगे, इसमें ओम का नियम का सूत्र पहला होता है आपका V बराबर I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर। अब जो V बराबर I इंटू आर लिखे हैं ये 3 प्रकार से लिखेंगे। कितने प्रकार से, 3, क्योंकि 3 है तो 3 बार लिखिएगा। तो हो जाएगा B1 बराबर I इंटू R1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, B2 बराबर I इंटू R2 समीकरण नंबर 2, फिर B3 बराबर I इंटू R3 समीकरण क्या बन गया, 3। हमने तीनों समीकरणों को बना दिया। अब तीनों समीकरण को आपस में क्या करेंगे, तीनों समीकरण को आपस में जोड़ने पर अब जोड़ेंगे तो बायां वाला बाएं से, दाएं वाला दाएं से, तो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। तो V1 प्लस V2 है, तो ये पूरा टोटल एक ही दिशा में धारा जा रही है, तो वोल्ट कितना होगा, पूरा V हो जाएगा। तो यहाँ V बराबर, इसमें कॉमन ले लेंगे I, तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, अब V बराबर सूत्र लिखे हैं I इंटू क्या होता है R, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, क्लियर, समझ में आया। I से I कटा तो आया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पर आपका इस श्रेणी क्रम का क्या निकल के आया, फार्मूला निकल कर आया। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया ना। अब श्रेणी क्रम को बोला जाए कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो श्रेणी क्रम जो घरों में हमारे विद्युत बल्ब लगे होते हैं, उस घरों में विद्युत बल्ब में हम लोग श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक, इस तरह हमने आपको श्रेणी क्रम में बता दिया। अब श्रेणी क्रम के बाद हम चलते हैं समांतर क्रम में। शॉर्ट स्क्रीन लेना हो तो ले सकते हैं आप, अच्छे से समझते चलिएगा। जहाँ जो टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करेंगे।
अब हम चलेंगे प्रतिरोधों के संयोजन में दूसरा। प्रतिरोधों के संयोजन में दूसरा टॉपिक है समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। याद रहे, समांतर क्रम में हमारा जो बोल्ट होता है वो बोल्ट समान होता है। बोल्ट क्या होता है? समान होता है। याद रहना चाहिए आपको कि समांतर क्रम में बोल्ट क्या होता है? समान होता है। तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों को संयोजन करने के लिए फिर इसमें लिखेंगे माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 है, जिसे हम एक बैटरी व एक कुंजी से जोड़कर परिपथ बनाएंगे। ठीक, चलिए 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 है, जिसे हम एक बैटरी व कुंजी से जोड़कर क्या करेंगे? बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाना है। तो मान लीजिए हमारे पास 3 प्रतिरोध है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये क्या हो गया? R3 हो गया। ठीक, अब इसको हमको जोड़कर परिपथ में बनाना है। तो इसका रूल क्या है समांतर क्रम में? समांतर क्रम ये कहता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा, प्रत्येक प्रतिरोध का एक कौन सा सिरा है? पहला सिरा है, और एक कौन सा है? दूसरा है। इसमें भी पहला है तो ये क्या है? दूसरा है। तो प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा पहले बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जोड़कर हम क्या करते हैं? समांतर क्रम का परिपथ बनाते हैं। तो आइए बनाया जाए। एक बिंदु हो गया। ठीक, यहाँ पर हमने एक बिंदु ले लिया, इसको हमने क्या किया? एक बैटरी से क्या किया? जोड़ दिया, एक कुंजी लगा दिया। क्लियर, समझ में आ गया? और यहाँ पर हमने क्या किया? ऋण ओर से धन की ओर हमने क्या किया? धारा प्रवाहित करने वाला संकेत बना दिया। आगे समझ में ना? ठीक, अब यहां पर कह रहा कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा पहले बिंदु से, तो ये पहला बिंदु है और ये क्या है? दूसरा बिंदु है। तो मान लीजिए हमने यहां पर ये 3 प्रतिरोध लिया, तो 3 प्रतिरोध का ये जो पहला सिरा है पहले बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, फिर प्रतिरोध का पहला सिरा पहले बिंदु से, फिर प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, फिर प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा पहले बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से। तो इस तरह हमने क्या किया? समांतर क्रम में क्या किया? इसको परिपथ को बना लिया। इसका नाम है R1, इसका नाम है R2, इसका नाम है R3 हो गया। ठीक, क्लियर, समझ में आया? अब हम आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। अब जैसे ही बैटरी की कुंजी को हम क्या करेंगे? ऑन करेंगे, तो यहाँ पर ऋण ओर यानी ऋण की तरफ से क्या होता है? धन की दिशा की ओर धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ आई 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 हो रहा है ना, लेकिन जैसे धारा इस बिंदु पर पहुंचेगा तो इस बिंदु से धारा क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। क्यों परिवर्तन? क्योंकि धारा भी यहाँ पर तो एक समान चल रहा था, लेकिन इस बिंदु पर जैसे आया तो धारा देखिए हम अपने यहाँ बंटवारा हो जाएगा। तो ये धारा एक ऊपर की ओर जा रहा है, एक बीच में जा रहा है और एक नीचे की ओर। तो धारा जब अलग अलग हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा I1, इसका नाम I2, इसका नाम क्या हो जाएगा? I3। तो इससे स्पष्ट हो गया कि समांतर क्रम में धारा क्या होती है? अलग अलग होती है, परंतु बोल्ट क्या होता है? समान होता है। तो आपको यह फिगर समझ में आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका फार्मूला निकालेंगे। तो फार्मूला निकालने के लिए किसकी सहायता लेंगे? ओम के नियम से। तो अब लिखेंगे, अब ओम के नियम से, क्या लिखेंगे? ओम के नियम से। तो ओम के नियम से लिखेंगे, तो ओम के नियम के अनुसार सबसे पहले फार्मूला हम क्या लिखेंगे? I बराबर होता है V बटे क्या होता है? R। ध्यान रहे, I बराबर V बटे क्या होता है? R। तो I बराबर V बटे R जो है, इसको हम समीकरण में क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। कितने समीकरण बनाएंगे? 3 बनाएंगे, क्योंकि 3 प्रतिरोध है। तो पहला क्या बनेगा आपका? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला बनेगा I1 बराबर बनेगा V बटे R1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, I2 बराबर V बटे R2 समीकरण नंबर 2, फिर I3 बराबर होगा V बटे R3 समीकरण क्या बन गया?
3। ठीक, अब इन तीनों समीकरणों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जब तीनों समीकरणों को आपस में जोड़ेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 हो गया। अब I1 I2 I3 है, जब ये तीनों धारा एक बिंदु पर मिलेगी तो I बन जाएगा, तीनों अलग अलग लेकिन एक बिंदु पर फिर मिलेगी, क्या बन जाएगा, I। तो यहाँ बन जाएगा I बराबर, इसमें देखिए V अंश में है तो V को जब कॉमन लेंगे तो आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ I बराबर आप क्या लिखें, V बटे क्या होता है, R। तो V ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो गया। अब यहाँ से V कैंसिल होगा तो बचेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए हमने क्या किया, समांतर क्रम में फार्मूला क्या किया, निकाल दिया। ठीक है, तो समांतर क्रम में फार्मूला क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/ क्या होता है, R3 होता है। ठीक, अब पूछा जाए कि समांतर क्रम का जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है कहाँ होता है, तो समांतर क्रम में जो प्रतिरोधों को हम जोड़ते हैं वह हमारे और आपके घरों के जो वायरिंग होते हैं उस घरों के वायरिंगों में हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इस तरह हमने क्या किया, विद्युत चैप्टर का प्रतिरोधों के संयोजन मतलब विद्युत से शुरू किया, विद्युत आवेश से और प्रतिरोधों के संयोजन तक मैंने क्या किया, आपको एक एक टॉपिक को स्पष्ट भाषा सुस्पष्ट भाषा में क्या किया, समझा दिया पूरे थ्योरेटिकल को। अब इसके बाद जब हम अगली वीडियो बनाएंगे तो अगली वीडियो में इसी चैप्टर का इसी टॉपिक का एक एक सवाल मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इस पूरे टॉपिक को एक बार फिर से वीडियो को देखकर हर टॉपिक को समझ ले, ताकि जब अगले वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल इसकी बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करूं तो आप आसानी से उसका जवाब दे ले जाएं और आसानी से समझ ले जाएं। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। जय हिंद, जय भारत।